Hi everyone, welcome back to our channel once again. My name is जय शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसके बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ बेहतरीन से एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसमें से? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सर क्या होता है? तो आप सभी ने नाम सुना होगा किसका? सेल का। किसका नाम सुना होगा? सेल का। सेल को हम क्या बोलते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट आई मीन इज कि ये तुम्हारे सामने के स्ट्रक्चर खड़ा है। ये तुम्हारे सामने क्या खड़ा है? स्ट्रक्चर खड़ा है। ये बॉडी खड़ी है। ये बॉडी, ये स्ट्रक्चर, ये किसका बना है? सबसे छोटी चीज क्या है इसमें? सेल है। क्या है? सबसे छोटी चीज क्या है इसमें? सेल है। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो और कुछ नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है? सेल होता है। जितने भी तुम लिविंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो, एनिमल देख रहे हो, अमीबा देख रहे हो, बैक्टीरिया देख रहे हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे छोटी चीज, सबसे फंडामेंटल चीज उनकी बॉडी में क्या होती है? सबसे बेसिक, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे फंडामेंटल चीज उनकी बॉडी में क्या है जिससे उनकी पूरी बॉडी बनती है? वो और कुछ नहीं है। क्या है? सेल है। ऐसी क्या है उनकी बॉडी के अंदर चीज जो उनके अंदर सारे फंक्शन करने के लिए कैपेबल है? वो भी क्या है? सेल ही है। इसीलिए हम सेल को बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या मानते हैं? लाइफ। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी चीज क्या होती है? सेल होती है। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, पर इसके लिए वीडियो नहीं था। ये वीडियो हम करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, कुछ क्या करेंगे यहाँ पे? एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला एमसीक्यूज आप सभी की स्क्रीन पर है। ठीक है। विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? कौन सा प्लास्टिड ऐसा होता है जो कलरलेस होता है? ठीक है। कौन से प्लास्टिड को हम कलरलेस कहते हैं? तो याद करो, प्लास्टिड होते हैं दो तरह के। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप। बेटा एक प्लास्टिड वो होता है जिसके अंदर कलर स्टोर होता है, और एक प्लास्टिड वो होता है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है। तो प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप। वो वाले प्लास्टिड बेटा जिनके अंदर, देखो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। एक सेल ऑर्गेनली है जो चीजों को स्टोर करता है। वो स्टोर की जाने वाली चीज क्या हो सकती है? स्टार्च हो सकता है, कलर हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ठीक है। इन सारी चीजों को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। कलर यानी पिगमेंट समझ लो। अगर प्लास्टिड के अंदर कलर स्टोर है, क्या स्टोर है? कलर। ऐसे प्लास्टिड को क्या नाम दिया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम दिया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। जिसके अंदर कलर है। कैसा कलर है? सर ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है। अगर ऐसा किसी के अंदर कलर स्टोर है तो उसे क्या नाम देंगे हम? उसे नाम देंगे हम क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्रोमोप्लास्ट। अगर उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर है, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट स्टोर है? ग्रीन पिगमेंट स्टोर है, तब ऐसा प्लास्टिड क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल अगर उसके अंदर स्टोर है, तब ऐसा प्लास्टिड क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। लेकिन अगर प्लास्टिड के अंदर कोई कलर ही नहीं है, प्लास्टिड के अंदर कोई भी कलर नहीं है, तब जाके ऐसा प्लास्टिड क्या कहलाता है? सर जी ऐसा प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। दिस प्लास्टिड इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। तो सवाल इतना सा है कि ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जिसमें कलर नहीं होता? तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं प्लास्टिड से रिलेटेड तुम्हें कुछ चीजें बताऊं, थोड़ा सा दिमाग में डालना। देखो प्लास्टिड बेटा एक तरह का है सेल ऑर्गेनली जो सेल के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता। इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट्स। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। सो याद कैसे करोगे? पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट।
क्या काम होता है इसका? सर इसका काम होता है चीजों को स्टोर करना, ऑयल को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, कलर्स को यानी पिगमेंट्स को स्टोर करना। यही काम किसका होता है? प्लास्टिड्स का। कुछ ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल स्टोर करते हैं। ऐसे प्लास्टिड को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और हम सबको बड़े ही अच्छे से मालूम है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जिस भी प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी जिस भी सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करने के लिए कैपेबल है? फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना खुद बना सकता है। कौन होते हैं ऐसे लोग? प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्लांट प्लास्टिड की हेल्प से यानी क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। और क्लोरोप्लास्ट के एक तरह का प्लास्टिड है जो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए प्लास्टिड को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का किचन भी कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या था। क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा आगे निकल गए, ज्यादा आगे निकल रहे हैं, ठीक है। विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? तो कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट? नहीं यार, इसमें तो कलर होगा, इसमें तो कलर होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी कलर होगा। कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट भी कैसा हो सकता है? येलो स्लैश ऑरेंज कलर रखने वाला। ORANGE। और ल्यूकोप्लास्ट भी क्या है? प्लास्टिड है, बट कैसा है? कलरलेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कलरलेस प्लास्टिड पूछा था, राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ यूनिक green fruit changes color, sorry, an unripe green fruit changes color when it ripens, the reason being। क्या कह रहे हैं ये? कि एक फ्रूट है, क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए। एक क्या है? फ्रूट है, वो कैसा है? अनराइप्ड है। अगर बेटा जो फल है वो पका नहीं है तो कैसा दिखाई देगा हमें? ग्रीन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। अगर कोई फ्रूट है वो पका नहीं है, हरा है, यानी ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। यानी उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। जब ये फ्रूट पक जाएगा यानी इट राइपन्स, जब ये फ्रूट क्या कर जाएगा? पक जाएगा, तो क्या तब भी ये हरा ही दिखाई देगा? एक फल है जो पक जाता है तो पकने के बाद क्या हरा दिखाई देता? नहीं, मे बी येलो, मे बी ऑरेंज और समथिंग। तो पकने के बाद हरा थोड़ी ना दिखाई देता, कलर चेंज हो जाता है। तो जब वो पका नहीं है तो उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा? ग्रीन कलर है तो कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर वो फ्रूट पक चुका है तो अब उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वो चेंज हो गया होगा किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। यानी उसमें क्या पाया जाएगा? अब क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 वंस अगेन। क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है, अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपन्स। पकने के बाद जो फल होता है उसका रंग चेंज हो जाता है। द रीजन बीइंग, तो कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में चेंज हो गया। गलत आंसर। क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स। ये कहां से आ गया? क्रोमोसोम तो जेनेटिक मटेरियल है, ये कहां से आ गया? गलत। क्रोमोसोम चेंज, ये भी गलत। अगला क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो ग्रीन है। चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उसका कलर कुछ ऑरेंज और मे बी येलो हो सकता है। ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। तो जब फ्रूट कच्चा होता है तब वो हरा होता है, पकने के बाद उसका कलर डिफरेंट आता है। रीजन बीइंग कि क्लोरोप्लास्ट बदल चुका है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। किसमें बदल चुका है? क्रोमोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। द फिनोमिना
ये पूछ रहे द फिनोमिना वेयर साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म क्या करता है, श्रिंक हो जाता है इन एन हाइपरटोनिक मीडियम। इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे? फ्रंटोलाइसिस, एसिडोलाइसिस, एलोलाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस। फिर ये तीन नाम तो हमने जाने ही नहीं, तो ये तो होने ही नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया बी। ठीक है, चलो आंसर तो तुम्हारा आ गया बी। अब थोड़ा समझ लो, ये पूछ रहे कि भाई फिनोमिना कौन सा ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होता जा रहा है। साइटोप्लाज्म क्या होता जा रहा है? श्रिंक होता जा रहा है। जब तुमने सेल को किस में रख दिया? हाइपरटोनिक मीडियम में रख दिया। किस में रख दिया? हाइपरटोनिक मीडियम में। देखो कैसे करोगे। ये लिया मैंने बीकर, तो मैंने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। इसमें मैंने डाल दिया सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या डाला है? सॉल्यूशन डाला। ये सॉल्यूशन कैसा बेटा? बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक है। बहुत ज्यादा क्या है? हाइपरटोनिक है। बहुत ही ज्यादा क्या है? हाइपरटोनिक है। इसके अंदर अब मैंने किसको रख दिया? इसके अंदर अब मैंने किसको रख दिया? प्लांट के सेल को। किसको रख दिया? प्लांट के सेल को। अगर ये प्लांट का सेल, तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? कोई न्यूक्लियस होगा, और यहां बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो जब मैंने इस सेल को किस में रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब समझिए, जैसे मैंने इसको किस में रखा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो बाहर पानी यानी सॉल्वेंट की कमी है, लेकिन सेल में पानी ज्यादा होगा, तो यहां से सेल के अंदर से पानी निकल के कहा आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कहा आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। इस चीज को तो मैं क्या नाम दे दूंगा? ऑस्मोसिस। कि पानी मूव कर गया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। वेरी सिंपल। पानी बाहर निकला है सेल से, तो इसी को मैं बोल सकता हूं पर्टिकुलरली एक्सो ऑस्मोसिस। कि पानी मूव्स आउट फ्रॉम द सेल। जब सेल से पानी बाहर निकलता है, जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है एक्सो ऑस्मोसिस। ये चीज क्या कहलाती है? एक्सो ऑस्मोसिस कहलाती है। अभी भी देखो सवाल पे नहीं आया, तो सर प्लाज्मोलाइसिस क्या है वो भी बता दो। देखो बेटा, जैसे जैसे इसमें से पानी निकलता जाएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का डिस्टेंस है इंक्रीज होता जाएगा। अरे प्लाज्मा अब यहां थोड़ी ना रहेगी, वो खिसक के कहां गई होगी? पीछे आ गई होगी ना, श्रिंक करती जा रही होगी, क्योंकि पानी क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी थोड़ी ना दिखाई देगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी? अंदर का पानी निकल जाएगा, साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, तो प्लाज्मा में श्रिंक कर जाएगी। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं बेटा प्लाज्मोलाइसिस। कि जब तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर जाती है, कब? जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं सेल को। इसी फिनोमिना को क्या नाम लेते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। नहीं समझा? देख थोड़ा ऐसा है कि ये है, मान ले सेल वॉल, ये है सेल, और ये सेल की ये बाहर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने यहाँ पे रखा। अब जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है, तो सेल वॉल तो अपनी शेप को चेंज नहीं करती ना, वो तो रिजिड होती है। तो सेल वॉल तो वही है, परमानेंटली फिक्स है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, और सेल वॉल से दूर। देखो सेल वॉल अपनी जगह ही है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती जा रही है? अभी ऐसी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होती जा रही है? श्रिंक होती जा रही है। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का। इसी फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, यही यही पूछ रखा था।
कि वो कौन सा फिनोमिना है, वो कौन सी प्रोसेस, इसमें साइटोप्लाज्म प्लाज्म श्रिंक हो रही है, क्यों हो रही है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा था, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है जब तुमने सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखा हो। ये सिर्फ उनमें ही देखने को मिलेगा जिनके पास सेल वॉल है। एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं देखने को मिलेगी, वहां सेल वॉल ही नहीं है। क्या नाम दोगे इस प्रोसेस को? ऑप्शन बी, प्लाज्मोलाइसिस नाम दे देंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। किस चीज को एनर्जी करेंसी कहते हैं? वेरी सिंपल आंसर, हमें मालूम है एनर्जी करेंसी सेल में क्या होती है, एटीपी। कौन होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल। यही चीज क्या कहलाती है? सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है। यही चीज सेल की क्या कहलाती है? एनर्जी करेंसी कहलाती है। क्यों? क्योंकि सेल को अगर कुछ भी लेन देन करना है, सामान का एक्सचेंज वगैरह करना है, तो उसके लिए एनर्जी लगती है, उसके लिए कुछ खर्चा लगता है। वो खर्चा कौन देता है? एटीपी देता है। ठीक है, इसीलिए एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बनती का है? माइटोकॉन्ड्रिया। बनती का है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा आंसर नहीं है, ये तो प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा। ऑक्सीजन भी आंसर नहीं है, ऑक्सीजन तो चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए, बट एनर्जी करेंसी होती कौन है? एटीपी होती है। कौन होती है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, ये एनर्जी करेंसी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है सेल का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है? सेल का पावर हाउस है। जैसे मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ा रहा, तो मैं तुम्हारी बायोलॉजी का पावर हाउस हूं। ठीक है, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का बेसिकली पावर हाउस है जो एनर्जी बनाता है। किस फॉर्म में बनती है एनर्जी, या स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वही सेम क्वेश्चन आ भी गया। डैश इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे मानोगे? आरबीसी को? नहीं बेटा, आरबीसी तो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 का। ये नहीं है। लाइजोसोम बेटा सुसाइड बैग है। लाइजोसोम क्या है? सुसाइड बैग है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये भी पावर हाउस नहीं है। ये तुम्हारे सेल के अंदर होता है लाइसोजाइम्स, और ये क्या करता है? इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बाहर से बैक्टीरिया आ गया, कोई भी चीज आ गई, उसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन्स वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। जब तुम्हारे सेल में इन्फेक्शन होता है, तो उस सेल को, अब उस सेल में तो इन्फेक्शन हो गया ना, बाकी सेल को बचाना है, तो ये अपने अंदर से पावरफुल एंजाइम्स निकालते हैं ताकि वो पर्टिकुलर सेल जिसमें इन्फेक्शन हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि आसपास के सराउंडिंग सेल बच जाए। तो अपना बलिदान दे देता है दूसरों को बचाने के लिए। इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। एटीपी अभी देखा था एनर्जी करेंसी है, तो पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कुछ बच्चों को आदत है माइटोचोंड्रिया बोल देने की, बट दिस इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूछा जा रहा है डैश कोइंड द टर्म सेल। सेल नाम का शब्द किसने दिया? गॉर्बेचेव ने दिया, हिमेलन ने दिया, एंटोनी वॉन ल्यूनहुक ने दिया, या रॉबर्ट हुक ने दिया? सेल नाम का जो शब्द है वो किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो सुनो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। सो इन द ईयर 1665 इन्होंने क्या ली? पेड़ की बार्क ली, यानी उसकी कॉर्क स्लाइस ली, उसको ऑब्जर्व किया। उसको क्या किया? ऑब्जर्व किया। किसमें ऑब्जर्व किया? अंडर हिज साधारण सा प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप, उसमें ऑब्जर्व किया। उसमें जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको क्या दिखाई दिया? वहां छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। वहां छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इन्हीं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया सेल। और सेल का मतलब क्या होता है? लिटल रूम। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवरी की है? रॉबर्ट हुक ने। और सेल नाम भी किसने दिया है? सेल नाम का शब्द, टर्म भी किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने।
रॉबर्ट हुक ने कहा कि मुझे यहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लिटिल रूम्स दिखाई दे रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को उन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक। डेड सेल, ये सेल कैसा है, कॉक का पार्ट है ना, पेड़ के बाहर का पार्ट है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, डेड होता है, तो ये सेल कैसा था, डेड सेल था। तीसरी बात, शब्द किसने दिया सेल, तो भी आंसर क्या है, रॉबर्ट चाचा, रॉबर्ट हुक। अगर तुमसे पूछे लिविंग सेल किसने दिया, तो वो देखो लास्ट ऑप्शन दे रखा था, एंटोनी वॉन लिविनहुक, उन्होंने क्या दिया है, डिस्कवर किया था लिविंग सेल, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, डेड सेल। और सेल नाम की जो टर्म थी, शब्द था, वो भी हमें किसने प्रदान किया, वो भी हमें किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। हु कोइन, किसने दिया सेल शब्द, आंसर विल बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following statement is incorrect? तुम्हें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऐसे सवाल बहुत कॉमन होते हैं बायोलॉजी में, ऐसे पूछते हैं स्टेटमेंट वाइज। तुम्हें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान देना, करेक्ट पूछा जाता है इनकरेक्ट। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अच्छा जी। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड वैक्यूम, अभी किया था। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो जब बाहर से इंफेक्शन आता है, ये अपने ही सेल को मार देता है, तो इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। तो ये तो सही लग रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए, सही बात है। 2 ऑर्गेनली होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। कैसे टाइप के, 70s टाइप के, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दोज आर इनकरेक्ट, सारे गलत नहीं भाई, सारे गलत नहीं है। इसमें से पूछे ऑल ऑफ द अबोव आर इनकरेक्ट, क्या सारे गलत है, नहीं है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, या ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट, क्या सारे गलत हैं, सारे तो गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या निकला, ऑप्शन डी निकला। क्या निकला, ऑप्शन डी। एक छोटा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन में, देखो ये वाली बात सही थी, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। ए को एक बार के लिए भूल जाओ, यानी बी वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला स्टेटमेंट सही है, तो डी तो होना ही नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सा निकल के आया, डी निकल के आया। कौन सा निकल के आया, डी निकल के आ चुका, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी। लेकिन बेटा थोड़ा सा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और समझो, इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। चलो तुम्हारे लेवल पे बात सही है कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एक ही बात है, बट एक बात नहीं होती, सुनो क्या होता है। ये है सेल, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, NUCLEUS। इस न्यूक्लियस और सेल के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे क्या बुलाते हो, साइटोप्लाज्म बुलाते हो। जिसे क्या बुलाते हो, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड पार्ट है, उसे क्या बुला रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बुला रहे हैं, न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा जी, प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, न्यूक्लियस प्लस उसके सराउंडिंग का फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या नाम देते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म नाम देते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ऑप्शन ए कह रहा था कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। क्या बात सही है, ये बात क्या है, गलत है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं है। हाँ, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, ये बात सही है। तो मैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है।
ऑप्शन डी भी निकल रहा है अपना आंसर और ऑप्शन ए भी निकल रहा है। ऑप्शन ए भी प्रॉपरली सही तो नहीं है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दिमाग में रखना इज नॉट इक्वल टू साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस। उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म नाम दे देते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हो, बाकी एग्जैक्टली प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। लाइसोम को सुसाइड बैग कहोगे, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, सही बात है। ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, सारे गलत है भाई, ये भी सही है ये भी सही है, तो सारे गलत कहाँ है? ठीक है, तो डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए ये यहां आके मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और कर लेना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल? पूछा जा रहा है इन चारों में से वैक्यूल जी का फंक्शन क्या नहीं है। वैक्यूल हमें मालूम है प्लांट के अंदर होता है, बिगर साइज में एनिमल्स में भी हो सकता है, बट इन द स्मॉलर साइज। तो तुमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। वैक्यूल भी चीजों को स्टोर करता है, सैप को, लिक्विड को, सॉल्यूट्स को, आयंस को, इन सबको स्टोर करता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं है? वैक्यूल स्टोर करेगा टॉक्सिक मटेरियल को, बिल्कुल। दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अरे यार वैक्यूल का कोई काम नहीं होता सेल डिवीजन में, समझाऊंगा अभी। दे हैव टू मेंटेन टर्जिडिटी, बिल्कुल। अगर यार एक बलून है, ठीक है, अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, ऐसे मैंने कर रखा है। अब इसके अंदर सपोज मारो यहाँ पे बलून है, इसके अंदर क्या है? बलून। अब मैं बलून के अंदर पानी भरता जा रहा हूँ, बलून के अंदर क्या भरता जा रहा हूँ? पानी। अगर लिक्विड पार्ट ऐड करता जा रहा हूँ बलून में, तो वो जो लिक्विड है वो बलून की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। तो धीरे धीरे बलून स्वेल कर रहा है, क्या कर रहा है? स्वेल। अब मान लो यही बलून फिट है मेरे हाथों में, अगर बेटा बलून फूलता जा रहा है, बलून में प्रेशर लग रहा है, तो मेरे हाथों पे भी तो लगाएगा, तो मेरे हाथों की एक पर्टिकुलर शेप हो जाएगी ना उसकी वजह से, यानी टर्जिडिटी आएगी। क्या आएगी? टर्जिडिटी। तो वैक्यूल जो होता है वो प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट के सेल को, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें से एक ही बात गलत है, वो है ऑप्शन बी। एट्थ का आंसर ऑप्शन बी। वैक्यूल चीजों को स्टोर करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, प्लांट को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन वैक्यूल का कोई भी काम नहीं होता किसमें? सेल डिवीजन में। किसमें नहीं होता? सेल डिवीजन में, ठीक है। ऐसे भी जैसे सपोज मारो एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल बन रहे हैं। इसे मैं नाम देता हूं सेल डिवीजन, और वो भी कौन सा है? ये माइटोसिस है। कौन सा है? सिंपल वाला माइटोसिस। अब क्या होता है, ये एक सेल से जब 2 सेल बनता है ना, इस चीज में वैक्यूल का कोई हाथ नहीं होता। ये चीज करवाने के लिए प्लांट के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉरी प्लांट बोल गया मैं, सेल के पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें? सेल डिवीजन में। ये हेल्प किसमें करते हैं? सेल डिवीजन में। तो वैक्यूल का बेटा कोई काम नहीं होता सेल डिवीजन में। कौन करवाता है? सेंट्रियोल। या एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर एंड स्पिंडल फाइबर्स। ये सब हेल्प करते हैं बेटा सेल डिवीजन में। ये सब तुमने पढ़ा भी नहीं है। तो बेटा वैक्यूल का बस इतना याद करो, वैक्यूल का कोई भी फंक्शन नहीं है सेल डिवीजन में। एक्चुअल में फंक्शन किसका सेल डिवीजन में? सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, देखो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये सब कुछ ये सब कुछ चाहिए होता है एक सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। इसमें से मेन पार्ट है ये लिपिड एंड प्रोटीन। इसमें से मेन पार्ट क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो लिपिड एंड प्रोटीन चाहिए वो बनाता कौन है? तो याद करो, सेल के अंदर, सेल के पास, सेल जो होता है
उसमें बेटा एक ऑर्गनली होता है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा जी, होता है दो तरह का। स्मूथ वाला, स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले के पास होते हैं राइबोसोम्स और स्मूथ वाले के पास कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है। ये जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लांट को बना के देता है, या फिर ये सेल, बार बार प्लांट बोल रहा हूं, ये सेल को बना के देता है लिपिड्स। क्या बना के देता है? लिपिड्स। और जो रफ वाला होता है वो सेल को बना के देता है प्रोटीन्स। और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ही बहुत जरूरी होते हैं किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो पूछा गया सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या? लिपिड एंड प्रोटीन। और ये बना के कौन दे रहा है? स्मूथ एंड रफ वाले, यानी बेसिकली कौन बना के दे रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है स्मूथ वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड बना के देगा, और रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के देगा। और ये दोनों चाहिए होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन और बन सकता है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गनली है जो प्रोकैरियोट में पाया जाएगा और यूकैरियोट में पाया जाएगा? देखो, प्रोकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली नहीं होते, यूकैरियोट के पास होते हैं। तो इनके ऑर्गनली सेम्स तो नहीं है, बस एक ऐसा ऑर्गनली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है एंड यूकैरियोटिक सेल में पाया जा रहा है। उस ऑर्गनली का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के बाहर बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस क्या है? सेल ऑर्गनली है। ये प्रोकैरियोट में भी होगा और ये यूकैरियोट में पाया जाता है। आ जाओ क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा था असेंशियल चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन एंड लिपिड, और ये बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू द सेमी परमेबल membrane from a rain of high concentration to the region of lower concentration, thereby equalizing water concentration। पूछा जा रहा है वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें पानी मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, कहां से कहां? जहां पर पानी ज्यादा है वहां से कहां की ओर? जहां पर पानी कम है वहां की ओर पानी जा रहा है। किसको क्रॉस करके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहा है। इस चीज को क्या नाम देंगे? इस चीज को इवापोरेशन, तो पानी का भाप बन जाना, वेपर बन जाना भाई। डिफ्यूजन भी कह सकते हो बेटा, लेकिन डिफ्यूजन हम सारे मटेरियल के लिए यूज करते हैं, गैस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। यहाँ पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है किसके बारे में? वाटर के बारे में, तो डिफ्यूजन तो नहीं होना। अगला है ऑस्मोसिस या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, तो आंसर क्या है? ऑस्मोसिस है। द राइट आंसर इज ऑस्मोसिस। कि वाटर का मूवमेंट होगा कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन से कहां की ओर? लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से किसकी ओर तरफ जाएगा? लो कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। हाई से लो जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक दोनों साइड पानी की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक मूव करेगा। इसी चीज को क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। इसी को क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चीज क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो यही थे आज के 10 सवाल जो हमने सेल चैप्टर से करके देखे। आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कुछ डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन, कोई टॉपिक अलग से समझना है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका जो कॉम्प्यूटर वो बहुत कुछ कर रहा है और वो आपसे आगे निकल ही जाएगा अल्टीमेटली। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेहनत करते रहो, लगे रहो। ठीक है, इतना पढ़ो कि आज जो तुम पढ़ रहे हो
ठीक है, वो इतना पढ़ो कि आने वाली नई बुक्स में तुम्हारा नाम आए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, टाटा, बाय बाय।